नमस्कार मित्रों। आज हम केमिस्ट्री में रिवीजन की सीरीज में अगले चैप्टर के रूप में देखेंगे मेटल्स, धातु, मिनरल्स, ओर्स और उसके प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। इसे हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2% रहते हैं। केमिस्ट्री से अगर मान लीजिए कि आपका 6% है तो मिनिमम 1% या 2% तो इस चैप्टर से रहेगा। तो ऐसे ऐसे चैप्टर को चुन के लाना है। तो वो कैसे आप चुन सकते हैं? तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ट्रेंड है, क्या क्वेश्चंस पूछता है, तो उस चैप्टर पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो जो मेरा अनुभव कह रहा है, जितना मैंने देखा है उस हिसाब से इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं। आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं जब सेट्स लगाएंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, आणविक विन्यास या अनुविन्यास कुछ हिंदी में बोलते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये किसी धातु का होगा, मतलब मेटालिक धात्विक तत्व का होगा, मेटालिक एलिमेंट का होगा। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका, ठीक है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी धातु में या किसी भी एटम में, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये एटम है तो इसके चारों तरफ 2 ऑर्बिट है, ठीक है। और इस ऑर्बिट में मान लीजिए कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कुल मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अपना किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा और वो कैसे डिसाइड होता है, वो चीज़ या उसको हम कैसे किस ऑर्बिट में रखते हैं, वो चीज़ हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से समझने के लिए या उसको बताने के लिए जो प्रिंसिपल लाया था उसको बोलते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रिंसिपल पर हम लोग वो करते हैं। तो ये है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो इसका कहना है कि किसी भी ऑक्टेट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट है तो या तो 2 होगी या 8 होगी, तो इस तरह से मतलब वो अपने नेक्स्ट जो उसका स्टेबल स्टेट है, उस स्टेबल स्टेट में पहुंचने के लिए वो इलेक्ट्रॉन जो क्या है कि अपने आप को व्यवस्थित करता है ऑर्बिट्स के बीच में, ठीक है। तो अब मैं कल भी इसको दिखाना चाह रहा था कि आपका कल वाले चैप्टर में पीरियोडिक टेबल्स को, तो एक बार देखते हैं पीरियोडिक टेबल को, और इसको स्नैपशॉट लेके आप रख लें, नहीं तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है गूगल पे, इमेजेस में जाके आप चेक कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आपका पहला जो है, कल मैंने जैसे आपको बताया था कि फर्स्ट जो है इसमें ये ऊपर से नीचे वाला जो कॉलम होता है, तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं, देखिए हाइड्रोजन फर्स्ट जो ग्रुप में है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है। तो इसी तरह सेकंड में है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। लास्ट वाले में इधर आइए, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये वाली जो है आपके इनर्ट गैस की सीरीज़ है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब। फिर आपका जो क्लोराइड्स बनाते हैं, जो आपका हैलोजेंस ग्रुप है, वो ये है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। इसी तरह ऑक्सीजन का है, फिर नाइट्रोजन वाली सीरीज़ है, फिर कार्बन है। तो इसमें पूरा का पूरा तो नहीं याद रखा जा सकता है, लेकिन इतना याद रखिए कि फर्स्ट ग्रुप में क्या है, सेकंड ग्रुप में क्या है, लास्ट वाला 2-3 ग्रुप जो है उसमें क्या है, ठीक है। तो अब आते हैं हम फिर से क्वेश्चन पे। अपने क्वेश्चन में क्या था हमारा कि इसमें से कौन सा धातु का ये मेटेलिक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कोई भी मेटल तभी हो सकता है जब उसके पास में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की क्षमता हो। तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की क्षमता कब होगी? जैसे मान लीजिए कि ये है एक एटम, ठीक है। तो इस एटम में इसके चारों तरफ मान लीजिए कि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास में है सबसे लास्ट ऑर्बिट में, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके अपने आप को स्टेबल करने की क्षमता होगी वो अधिक होगी, ठीक है। तो वैसे ही किसी के पास अगर 2 है, 3 है, तो वहाँ तक क्या होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अगर 4 से ज़्यादा है तो वो गेन करता है, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कि ऐसा कौन है जिसमें कि सब लास्ट ऑर्बिट में उसके 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स है या 3 है। तो पहले वाले में 2 8 नहीं, ये स्टेबल है। 2 8 7, इसको एक और चाहिए तब स्टेबल होगा, तो ये आपका नॉन मेटेलिक में आ जाएगा। 2 8 8 ये भी स्टेबल है। 2 8 8 2, तो ये लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है सबसे लास्ट ऑर्बिट में। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा,
है ना, अपने आप को स्टेबल करने के लिए रिलीज करेगा, तो ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वैसे एलिमेंट्स को हम लोग मेटेलिक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ऑफ बाउ प्रिंसिपल को समझने के लिए एक और पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसका सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इस तरह से इसको लिख करके याद कर लिए, एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो 1s2 मतलब एस जो सेल है ऑर्बिट का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक बार में रह सकता है। फिर ये वाला जो है आपका, ये यहाँ से आइए, ऐसे आइए, ऐसे आइए, फिर 2s2, फिर उसके बाद ये आपका 3s से चालू होगा, 3s2 2p6, फिर 4s2 3p6। पूरा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट पहला 1 2 3 का याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो इसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील धातु है वो कौन सा है इसमें। बीपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा डी। मैंने आपको बताया था मेटल्स वैस उनको बोलेंगे जिनके पास जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की क्षमता हो, तो जिससे कि वो क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव आयन, उनके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो उन मेटल के पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसमें बोलता है कि ऐसा मेटल्स आप खोजिए जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो उसका आंसर है आपका, ये एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, इसको याद कर लें, नहीं 2 3 बार देखेंगे तो याद आ जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसको हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन को रेफरेंस मानते हैं, ठीक है। और इस हाइड्रोजन के रेफरेंस के आधार पे हम तय करते हैं कि इससे ज़्यादा सबसे अभिक्रियाशील कौन है, कम अभिक्रियाशील कौन है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से रिएक्टिविटी बढ़ता है और घटने में इस तरह से रिएक्टिविटी घटेगा, ठीक है। तो सबसे अभिक्रियाशील कौन सा होगा, पोटासियम, ठीक है। उसके बाद सोडियम, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड। तो अब इसमें क्या ध्यान रखना है, आगे चल के हम देखेंगे कि ये जब भी कोई एसिड से रिएक्शन करेगा, ये मेटेलिक जो एलिमेंट्स है, जो रिएक्टिव एलिमेंट्स है, तो वो हाइड्रोजन H2 गैस को रिलीज करेगा, ये ध्यान रखेंगे, ये काम आएगा, ठीक है। और इससे नीचे वाले जो हैं वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, वो है गोल्ड। तो इसीलिए हम लोग जो जेवर जेवरात बनाते हैं या जो मेटल उसके लिए प्रेफर करते हैं वो गोल्ड होता है, क्योंकि उसमें ना तो कोई रस्टिंग होती है, मतलब कोई जंग वंग लगने का वो नहीं रहता। क्यों नहीं होता वो ऐसा, क्योंकि वो उसकी अपक्रिया करने की क्षमता सबसे कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल कॉन्स्टिट्यूट्स लाइटेस्ट है। सबसे हल्का मेटल कौन सा है और सबसे भारी मेटल कौन सा है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे हल्का जो मेटल है आपका, पीरियोडिक सीरीज में जाइए और याद करिए वो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, फिर उसकी ये फर्स्ट सीरीज जो है, और हीलियम सबसे लास्ट सीरीज में। यहाँ क्या पूछ रहा है, मेटल। तो मेटल में जो सबसे हल्का मेटल होता है वो आपका होता है लिथियम, ठीक है। और सबसे भारी जो यहाँ पे इसमें अवेलेबल है आंसर्स में, वो है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम एंड ओसियम। तो सबसे लाइटेस्ट मेटल जो है वो है लिथियम, और सबसे हेवीएस्ट मेटल जो है वो है आपका ओसियम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विच इज़ द हार्डेस्ट इन फॉलोइंग, इनमें से सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सा होता है। ग्लास नहीं, प्लेटिनम नहीं, क्वार्ट्ज नहीं, डायमंड यस। तो सबसे हार्डेस्ट इसमें से कौन सा होगा, वो होगा डायमंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हार्डेस्ट मेटल पूछ रहा है ऊपर में, इनमें से हार्डेस्ट सब्सटेंस पूछ रहा था, इसमें से हार्डेस्ट मेटल पूछ रहा है। तो हार्डेस्ट मेटल जो है गोल्ड, आयरन, प्लेटिनम और टंगस्टन में प्लेटिनम होता है, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स है उसमें सबसे हार्डेस्ट कौन सा हो गया, जो ऊपर में हम देख रहे थे, डायमंड। और मेटल में कौन सा हो गया, वो हो गया प्लेटिनम, सबसे हार्डेस्ट मेटल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल। तो सबसे ज़्यादा हार्ड, मतलब इनमें से निम्नलिखित में से हार्ड और डक्टाइल कौन सा है, तो वो है आपका निक्रोम। तो नाइक्रोम या निक्रोम जो पढ़ते हैं, ये नाइक्रोम जो है एक एलॉय है, ठीक है। एलॉय क्या होता है, तो एलॉय जो होता है आपका, दो या दो से अधिक मेटल्स को एक निश्चित प्रोपोर्शन में मिलाने से, दो या दो से अधिक मान के चलिए, ठीक है। तो दो या दो से अधिक मेटल्स को आपस में मिलाने से एक निश्चित प्रोपोर्शन में आपका एलॉय बनता है, जिसका जो गुण होता है या जिसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है, जो एडवांटेज है, वो मेटल से ज़्यादा उसका प्रॉपर्टीज़ बढ़िया रहता है। तो आगे हम लोग देखेंगे, जैसे निक्रोम है तो इसको नाम से याद रख सकते हैं, Ni मतलब निकेल होगा इसमें,
CH4 मतलब क्रोमियम होगा इसमें, क्रोम होगा इसमें, तो इसको हम लोग निकल क्रोम भी पढ़ते हैं, या क्रोम निकल भी पढ़ते हैं, या NiCr भी पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हेवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट, तो जो प्राकृतिक रूप से सबसे हेवीएस्ट जो तत्व है वो कौन सा है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो जो हैवीएस्ट एलिमेंट है जो नेचुरली फाउंड है वो होता है यूरेनियम। यूरेनियम का आपका जो मास होता है वो कितना है, 238 रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसको याद कर लेंगे यूरेनियम का, क्योंकि अभी रिसेंट में बीपीएससी में एक साल पहले पूछा गया था ये प्रश्न कि यूरेनियम का इसमें आपको दे दिया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और बोल रहा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए। तो आपको अगर इसका मास नंबर नहीं याद होगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो आपका मास नंबर होता है उसमें से आपको एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा, ठीक है। तो यूरेनियम 238 ऐसा याद रखिए, इसे याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हेवीएस्ट मेटल ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ, तो आंसर इज बी यूरेनियम। नेक्स्ट है सबसे महंगा धातु जो है विश्व का वो कौन सा है, तो इसका आंसर जो है इसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और ये चेंज भी होता रहता है, तो इसको ऐसे ही अभी इग्नोर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्ल, तो केमिकल स्ट्रक्चर पर्ल का क्या होता है, मतलब मोती जो होता है वो रासायनिक रूप से क्या होता है, तो रासायनिक रूप से वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था मार्बल क्या होता है, तो मार्बल भी आपका केमिकली जो है वो होता है CaCO3, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा इसका, ए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ मोती पर्ल इज 85% कैल्शियम कार्बोनेट, 10 to 14% कॉन्स्योलिन एंड 2 to 4% वाटर, ठीक है। कॉन्स्योलिन इज द प्रोटीन, इसको याद रखिएगा, ये नाम कई बार आता है क्वेश्चंस में, ठीक है, कॉन्स्योलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल, पर्ल को बनाने वाला मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो वो है कॉन्स्योलिन, ठीक है, ये वाला, और इसके साथ जो है एरागोनाइट, ठीक है। आंसर देखते हैं क्या है 11 नंबर प्रश्न का, वही बी था जो मैंने आपको बताया, एरागोनाइट एंड कॉन्स्योलिन। नेक्स्ट है आपका, पर्ल इज मेनली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, तो वही था कैल्शियम कार्बोनेट, कहाँ है, सी नंबर। थर्ड है आपका कि रूबी जो पत्थर होता है और सफायर जो पत्थर होता है केमिकली वो क्या होता है, केमिकली होता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर किरोसिन, सोडियम को हम लोग किरोसिन में प्रिजर्व करते हैं, रखते हैं, क्यों, मतलब ये तो एसर्शन है, स्टेटमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, मेटेलिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, नहीं, होता क्या है कि सोडियम चूंकि रिएक्टिव एलिमेंट है, सबसे रिएक्टिव एलिमेंट क्या था, पोटासियम, फिर क्या था, सोडियम, है ना। तो सोडियम भी बहुत रिएक्टिव होता है, तो जैसे ही ह्यूमिडिटी या फिर एयर के संपर्क में, मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और वो बहुत ही मतलब एक्सोथर्मल रिएक्शन, एक्सोथर्मल रिएक्शन मतलब उससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, तो उससे खतरा होने का चांस रहता है, इसलिए इसको हम लोग किरोसिन में प्रिजर्व रखते हैं। तो ए तो सही था, लेकिन इसका आर जो रीज़न था वो गलत था, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दीज डेज येलो लैम्प्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एट स्ट्रीट लाइट, मतलब पीले कलर का लैंप यूज होता है स्ट्रीट लाइट में ज़्यादा, ऐसा क्यों, और वो ऐसा क्यों नहीं, मतलब उसमें पीले कलर के लैंप जो यूज़ होते हैं स्ट्रीट लाइट में उसमें कौन सा गैस होता है, तो उसमें जो होता है वो होता है आपका सोडियम। आपने सुना भी होगा सोडियम वेपर लाइट, तो सोडियम वेपर लाइट जो होता है उसमें सोडियम होता है, कई बार जो है मरकरी भी उसमें कुछ मिलाया जाता है, तो इसलिए उसको सोडियम वेपर या मरकरी वेपर बल्ब्स या लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या होता है इसको लगाने का, तो इसको लगाने का रीज़न ये होता है कि आपका जो वाइट लैंप्स या वाइट बल्ब वहाँ लगाया जाए, तो उससे क्या होता है कि वायुमंडल जो मॉइस्चर है या ह्यूमिडिटी है या बारिश के समय में जो पानी गिर रहा है, तो उससे लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर के डिस्पर्सन हो सकता है वहाँ पे, तो ड्राइवर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए हम लोग येलो लैंप्स या येलो कलर का लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही पूछ दिया कि सोडियम वेपर लैंप इज यूज्ड एज ए स्ट्रीट लाइट बिकॉज light from this one is monochromatic light and will not split through the water droplets, ठीक है।
चलिए अब इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।